जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 35 दमदार MCQ जो आपको परीक्षा में हूबहू मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपका रेलवे का एग्ज़ाम है या आपका आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम है, दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने ऐसे प्रश्न रखे हैं जो आपको परीक्षा में बिल्कुल हूबहू मिल जाएंगे या इन्हीं तरीके का सिलेबस आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के ये 35 दमदार MCQ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि H2O का pH कितना होता है। H2O जल, H2O कहा जाता है साधारण जल। तो साधारण जल का pH कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका आंसर बताने से पहले कि pH स्केल की खोज की थी SB सोरेनसन ने। SBS आप याद रख सकते हैं। SB सोरेनसन ने pH स्केल की खोज की थी। इसमें 0 से लेकर के 14 तक की pH वैल्यू होती है। 0 से लेकर 7 तक एसिड कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जिनका pH मान 0 से लेकर 7 तक हो उसे अम्ल कहते हैं या एसिड कहते हैं, और जिनका pH मान 7 से 14 तक हो उन्हें बेस या क्षार कहते हैं, और जिनका pH मान 7 हो उन्हें लवण साल्ट या उदासीन कहते हैं। वो या तो लवणों का जो जितने साल्ट होते हैं, जितने लवण होते हैं उनका pH 7 होता है, या उदासीन चीज़ों का pH 7 होता है। तो pH स्केल की खोज किसने की दोस्तों? SB सोरेनसन ने। 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक। 0 से 7 तक अगर कहें तो एसिड है, ठीक है। 7 से 14 तक बेस है, और जिसका 7 होगा वो उदासीन होगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारा साधारण जल होता है दोस्तों वो उदासीन होता है। तो साधारण जल उदासीन होता है, इसलिए इसका pH कितना होगा? 7। तो कौन सा आंसर सही है? दूसरा आंसर सही है। इसके अलावा दोस्तों कुछ pH आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे रक्त या खून, ठीक है। रक्त का pH आपसे पूछ लेता है, तो रक्त का pH अगर पूछे या आंसू का पूछे, दोस्तों रक्त का pH पूछ रहा है या आंसू का pH पूछ रहा है, तो याद रखिएगा रक्त और आंसू सच्चे होने चाहिए। सच्चा मतलब स से 7 च से 4, तो 7.4। रक्त और आंसू कैसे होने चाहिए? सच्चे होने चाहिए। तो सच्चा स से 7 और च से 4, 7.4 रक्त और आंसू का पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा pH किसका पूछ सकता है? pH आपसे शराब का पूछ सकता है, तो 2.8। शराब का कितना? 2.8 होता है pH। इसके अलावा आपसे pH जो पूछ सकता है वो लार का pH पूछ सकता है, तो 6.5 लार का pH होता है। तो इसी प्रकार से आप कुछ pH मान ज़रूर पढ़ लेंगे। मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए, और इस प्रश्न में जो था साधारण जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सी गैस अपचयन, क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी गैस अपचयन प्रक्रिया में कम हो जाती है? एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और यह प्रश्न देखिए, एक चीज़ होती है ऑक्सीकरण, और एक चीज़ होती है क्या? अपचयन। एक चीज़ होती है ऑक्सीकरण, एक चीज़ होती है अपचयन। ऑक्सीकरण में आप एक चीज़ याद रख लीजिए, ऑक्सीकरण मतलब क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में क्या हो जुड़ता है? ऑक्सीजन। और अपचयन में क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण में जुड़ता क्या है? ऑक्सीजन। और अपचयन में क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। तो इसी ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। तो कौन सी गैस निकलेगी? जो गैस निकलेगी वही कम होगी, और जुड़ने का उल्टा होता है निकलना। अगर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वह अपचयन में निकलेगी।
वह क्या करेगी, अपचयन में निकलेगी। तो अपचयन में निकलेगी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपचयन प्रक्रिया में जो गैस निकलेगी वो कम हो जाएगी। तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर यहीं अपचयन की जगह ऑक्सीकरण होता तो आंसर क्या हो जाता, तब आंसर ये हाइड्रोजन हो जाता। तो दोस्तों अगर पूछ रहा है कि कौन सी कम हो जाती है, मतलब कौन सी निकलती है, कम होने का मतलब निकलती है, तो निकलती है ऑक्सीजन। और अगर पूछता कौन सी जुड़ती है अपचयन में, तो हाइड्रोजन। इसी प्रकार ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर में किसका उपयोग करते हैं। हैंड सैनिटाइजर में किस चीज़ का उपयोग होता है। हैंड सैनिटाइजर में आपको पता होगा अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल बैक्टीरिया नाशक होता है, इसलिए स्प्रिट में भी अल्कोहल होता है। ठीक है, जब आपको चोट लगती है तो स्प्रिट लगाते हैं डॉक्टर, स्प्रिट में भी अल्कोहल होता है। तो हैंड सैनिटाइजर में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सीधे परीक्षा में मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि जनरल साइंस का रोल जो है रेलवे परीक्षाओं में या अग्निवीर परीक्षाओं में या सिपाही की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा है, तो इसे ध्यान से कर लीजिए और वीडियो सॉरी दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आवृत्ति की एसआई क्या इकाई क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है, तो मात्रक क्या है आवृत्ति का। तो इसके मैंने ये सारे प्रश्न 35 प्रश्न आपके सामने इसलिए रखे हैं कि आप ये पूरे प्रश्न पढ़िए और इसी तरीके का आप तैयार कीजिए। अगर आपका पेपर है तो यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, मैंने कुछ रखी है, अब सभी का तो नहीं रख सकता, तो मैंने एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रख लिया है। तो दोस्तों आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा, हर्ट्ज। हर्ट्ज ने आवृत्ति की खोज की थी, इसलिए आवृत्ति का मात्रक किसे कहते हैं, हर्ट्ज एक वैज्ञानिक का नाम था, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है। दोस्तों एक ट्रिक समझिएगा, बार एक ट्रिक समझिएगा, बार, बस यही याद रख लीजिए अपने आप पर। देखिए दो प्रकार के पेपर होते हैं लिटमस, एक होता है नीला, एक लाल। तो बार, तो ब्लू एसिड रेड, ब्लू एसिड रेड। ब्लू मतलब नीला, नीले लिटमस को एसिड मतलब अम्ल क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो नीले को किस रंग में बदल देगा, नीले को लाल रंग में। तीसरा ऑप्शन सही है। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, सिंपल सा ट्रिक है, बार, ब्लू एसिड रेड। सही दोस्तों, ब्लू एसिड रेड, नीले को अम्ल किस में बदलता है, लाल में बदलता है। तो क्षार इसके विपरीत बदलेगा, लाल को किस में बदल देगा, नीले में बदल देगा। तो दोस्तों देखिए आपके लिए बेहतरीन प्रश्न लाए हैं, ऐसा ही प्रश्न आता है, इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना है आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं रहता। पेट में, अमाशय, पेट मतलब क्या, अमाशय में कौन कौन सा, अमाशय, यहाँ भोजन जब पाचन की प्रक्रिया चालू होती है तो यहाँ भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो मानव पेट में कौन सा आपको पता होगा, एंजाइम वह पदार्थ है जो भोजन के पाचन में सर्वाधिक सहयोग करता है। अगर एंजाइम न बने तो भोजन का पाचन न हो। तो अमाशय, पेट मतलब अमाशय। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन सा एंजाइम पेट में मौजूद नहीं होता है। तो आपको बता दें HCl पेट में ही बनता है और HCl से हमारी जो पेट की दीवारें हों वो बची रहें, जले ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है तो उससे हमारी पेट की दीवारें बची रहें, इससे पेट की दीवारें, ये जो बलगम लिखा हुआ है ना, तो बलगम को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूकस या म्यूकसा। तो
म्यूकस की बनी होती हैं, तो ये भी पेट में मौजूद होता है। और जठर ग्रंथियों से ट्रिप्सिन एंजाइम बनता है। तो पित्त जो है वो पेट में नहीं पाया जाता, पित्त। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? पित्त। पित्त लीवर स्रावित करता है, जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो ये तीनों पेट में मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पित्त नहीं मिलता है, इसका मतलब आपको पाचन भी पढ़ लेना है दोस्तों, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। देखिए हर टॉपिक जो आपके परीक्षा में आता है वो मैंने रखा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव के मुंह में मौजूद होती है? तो मुंह में आपको पता होगा, जो पाचन अगर पूछे पाचन कहाँ से चालू हो जाता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही चालू हो जाता है, और मुख में चालू होता है जब लार मिलता है। तो लार ग्रंथि ही, ठीक है, तो लार ग्रंथि मानव मुख में पाई जाती है। बाकी अर्धवृक्क मतलब किडनी हुआ, पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि दिमाग में पाई जाती है, और जननांग आप जानते हैं, ठीक है, जननांग मनुष्य के जननांग, जिससे मनुष्य क्या करता है? प्रजनन करता है। तो ये तीनों नहीं हो सकते। तो मुंह में कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। अगर आपको आता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये कहेंगे कि लार में कौन कौन सा एंजाइम होता है, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है न्यूरॉन। देखिए, शरीर की मूल इकाई अगर पूछे, तो कोशिका। शरीर की मूल इकाई कोशिका, ठीक है, शरीर की मूल इकाई कोशिका। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन, और किडनी की मूल इकाई नेफ्रॉन। 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे। शरीर की मूल इकाई कोशिका, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन। 100 बिलियन न्यूरॉन, लगभग 100 करोड़ न्यूरॉन पाए जाते हैं मनुष्य में। 100 करोड़ न्यूरॉन पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र की ये मूल इकाई है, ठीक है। हम ये सूचनाओं का आदान प्रदान न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, लगभग 100 करोड़ न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आपको अभी कांटा चुभ जाए तो आप हाथ या पैर जिसमें चुभे वो आप तुरंत हटा लेते हैं, वो सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? न्यूरॉन करते हैं। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। 100 बिलियन न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जो कि 0 से 5 वर्ष तक ही सक्रिय हो जाते हैं। 5 साल तक ही सारे न्यूरॉन जितने सक्रिय होने होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। सभी लगभग नहीं होते, लगभग 5 बिलियन न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, बाकी सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष तक ही सक्रिय हो जाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है उत्सर्जन तंत्र। देखिए आ गया उत्सर्जन तंत्र, और मुख्य उत्सर्जी तंत्र है किडनी, जिसे आप हिंदी में वृक्क या अर्धवृक्क कह सकते हैं, क्योंकि किडनी 2 पाई जाती हैं, तो 2 वृक्क होते हैं, तो अर्धवृक्क कह सकते हैं या वृक्क कह सकते हैं हिंदी में। तो किडनी की जो मूल इकाई है वो है नेफ्रॉन। किडनी की मूल इकाई नेफ्रॉन, जबकि न्यूरॉन किसकी मूल इकाई है? तंत्रिका तंत्र की। देखिए एक ही जैसा लगता है लेकिन दोनों में अंतर है। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आए हुए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? देखिए तरंग दैर्ध्य की इकाई पूछा है। हर्ट्ज आपको मैंने अभी बता दिया किसकी इकाई है? आवृत्ति की। डायोप्टर तीव्रता की इकाई होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ना तो हर्ट्ज इसका आंसर है, ना डायोप्टर, ना फैराडे। देखिए तरंग दैर्ध्य एक लंबाई है, और लंबाई का मात्रक हमेशा क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य है एक लंबाई, किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी, जो डिस्टेंस होती है उसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य भैया दूरी मतलब एक लंबाई, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। या कभी कभी देखिए दूरी का एक और देखिए मीटर से ही बदल देते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो कभी कभी जो दूरी लिखी जाती है तरंग दैर्ध्य की वो एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है,
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है AgBr। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में। आप सभी लोगों ने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनवाया हो अगर, तो अब नेगेटिव दिया जाता है, एक नेगेटिव बना के दिया जाता है जिसके तहत फ़ोटो बनाया जाता है। तो इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगर कोई पूछ ले सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फोटोग्राफी पे किया जाता है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में नेगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। तो फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका रंग हल्का पीला होता है दोस्तों। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका रंग हल्का पीला होता है। किस में प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूटन के गति के, देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। तो न्यूटन का 3 नियम था। पहला नियम था जड़त्व का नियम। तो यहाँ देखिए जड़ता का नियम दिया गया है, तो यही इसका सही आंसर है। पहला नियम था जड़त्व का नियम, दूसरा नियम था संवेग परिवर्तन का नियम, संवेग परिवर्तन बल के बराबर होता है, और तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो 3 नियम थे न्यूटन के। पहला नियम किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम। दूसरा नियम जाना जाता है संवेग परिवर्तन के नियम से, और तीसरा नियम जाना जाता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार। मैंने कहा ना कि दूसरा नियम कौन सा नियम था, संवेग परिवर्तन का नियम। और संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। अभी बता दिया मैंने, पिछले ही बताया, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो संवेग परिवर्तन जो किसके बराबर होता है सॉरी, बल के बराबर होता है। और दूसरे नियम से ही निकल के आता है F बराबर m/a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो यहीं पर निकल के दूसरा नियम संवेग परिवर्तन का नियम, और इसी से निकल के आता है F बराबर m/a। तो ये बल के बराबर होता है। तो दूसरा नियम ये कह रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड यह गैस का रंग कैसा होता है। तो यहाँ देखिए 4 है, तो एक ऑप्शन है बेरंग। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि रंगहीन है। कैसी गैस है, रंगहीन। तो रंगहीन नहीं लिखा है यहाँ, बेरंग लिखा है, तो बेरंग सही हो जाएगा या रंगहीन सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। और ध्यान दीजिएगा यही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और SO2, यही गैसें जब बादलों में जाकर मिलती हैं, बादल में क्या है, H2O जल है, बादल में क्या है, पानी है। तो बादल की बूंदों में पानी है, और जब यही SO2 और NO2 जाकर मिलती हैं तो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल आते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अम्ल वर्षा को ध्यान रखिएगा दोस्तों, अम्ल वर्षा को कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं अम्ल वर्षा को। तो यहाँ जो प्रश्न था कि SO2 का रंग कैसा होता है, तो SO2 का रंग रंगहीन होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉपर सल्फेट, देखिए ये निर्जल है, इसमें जल नहीं होता है, जल नहीं लिखा गया है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का क्वेश्चन कह रहा है कि CuSO4 का रंग कैसा होता है। तो कॉपर है तो तांबा है, तो तांबा का रंग हमेशा याद रख, तांबा अगर कॉपर इसमें आ गया। और सल्फेट, सल्फर नीला, सल्फर नीला। तो सल्फर हमेशा देखिए सल्फेट है तो सल्फर नीला कर देगा, तो इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है कॉपर सल्फेट का रंग, ठीक है। और यह कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न, देखिए मात्रक के मैंने कई प्रश्न रखे हैं, तो मात्रक आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम ने खोज की थी, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर रख दिया गया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हेप्टेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो चलिए देखिए C1 को कहते हैं मेथ, अगर 1 कार्बन है तो मेथ है, 2 कार्बन है एथ है, 3 कार्बन है प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन हो सॉरी दोस्तों तो पेंट कहते हैं, 6 कार्बन हो
तो हेक्स कहते हैं, और 7 कार्बन हो तो हेप्ट कहते हैं। 8 कार्बन हो तो ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन हो नोन कहते हैं, 10 कार्बन हो डेक कहते हैं। 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट। 7 को हेप्ट। तो कितने हेप्टेन में कितने होंगे? 7 होंगे। हेप्टेन में 7 होंगे। ठीक है, हेप्टेन में कितने कार्बन परमाणु होंगे? 7 होंगे। ठीक है, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को क्या कहते हैं? नोन कहते हैं। तो पूछा था हेप्टेन में कितने परमाणु होंगे, तो 8, सॉरी, हेप्टेन में कितने परमाणु होंगे, तो 7। 6 कितने में होंगे? हेक्सेन में होंगे। 8 किस में होंगे? ऑक्टेन में होंगे। और पेंटेन में कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। तो आप परमाणु क्रमांक भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न परमाणु क्रमांक से है। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है। तो यहाँ जितने लिखे हुए हैं मैं इसका आंसर बता देता हूँ। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। बाकी 12 किसका होता है, 13 किसका होता है, 14 किसका होता है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी समूह में, देखिए आवर्त सारणी में क्षैतिज जो होता है उसे आवर्त कहते हैं। क्षैतिज लाइनें जो होती हैं उन्हें आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर लाइनें जो होती हैं उन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। तो किसी आवर्त सारणी में आवर्त कितने होंगे और वर्ग कितने होंगे, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आवर्त कितने होंगे, वर्ग कितने होंगे। तो कह रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे मतलब वर्ग। देखिए क्षैतिज लाइनों को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइनों को दोस्तों हम आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइनों को हम क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं आवर्त सारणी में। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर कौन सी मात्रा बढ़ती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि परमाणु आकार बढ़ता है, बाकी संयोजकता भी घटती है, विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है, आयनीकरण ऊर्जा भी घटती है। तो क्या बढ़ता है? परमाणु आकार बढ़ता है। तो दोस्तों इसलिए देखिए हर टॉपिक का एक प्रश्न लिया है, लगभग लेने की कोशिश की है। तो आप लोग इससे ये हो जाएगा इन 35 क्वेश्चन से दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है। तो दोस्तों आप लोग एक बार इसको भी दोहरा लीजिएगा, आवर्त सारणी भी दोहरा लीजिए, क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लों की पीएच सीमा कितनी होती है। तो मैंने अभी बताया 0 से 7 अम्ल है। ठीक है, 7 से 14 क्षार होता है, और अगर 7 हो तो उदासीन होता है। खोज किसने की थी अभी पीछे बता चुका हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसने पीएच स्केल की खोज की थी। तो दोस्तों 20 प्रश्न देखिए हो गए चुटकियों में, 15 और बचे हैं। आइए दोस्तों 21वां क्वेश्चन। उस धातु का नाम बताइए जो सबसे अधिक लचीली होती है। तो देख लीजिए, अगर सबसे लचीली धातु सबसे पतले तार खींचे जा सकते हैं, उसको सबसे पतला किया जा सकता है। तो सबसे लचीली धातु आप सभी लोग को पता होगा कि सोने के गहने बनते हैं, पतले पतले गहने बन जाते हैं। तो सबसे लचीली धातु दोस्तों याद रखिएगा सोना है। सोना से सबसे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, लेकिन तार का उपयोग इसलिए नहीं होता है भैया, सोना का अगर तार सरकार बनवा लेगी तो सब लोग लूट कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको पता होगा चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा वैद्युत सुचालक है। चांदी जो है सबसे ज़्यादा वैद्युत सुचालक है, लेकिन चांदी भी महंगी है, इसकी भी चोरी लोग कर लेंगे, इसलिए जो है इसके तार नहीं खींचे जाते हैं। तो सोना सबसे लचीली है और चांदी सबसे वैद्युत सुचालक या वैद्युत सक्रिय धातु है। अगले क्वेश्चन में करंट मतलब धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ओम किसका है? ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। कूलाम आवेश Q का मात्रक होता है, एम्पियर धारा I का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध R का मात्रक होता है, और वोल्ट विभवांतर V का मात्रक होता है या विभव V का मात्रक होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, उन नसों का नाम बताइए जो हृदय से
शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती हैं। तो हृदय से शरीर तक पहुंचाने वाले को धमनियां कहते हैं। हृदय से शरीर तक के अन्य भागों तक, देखिए हृदय से अंगों तक रंग पहुंचाएगा उसे धमनी कहेंगे, ठीक है, हृदय से अंगों तक, और अंगों से हृदय तक जो वापस रक्त ले जाती है उन्हें शिराएं कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, कौन सा है, धमनियाँ। धमनियाँ क्या करती हैं, धमनियाँ दोस्तों, ठीक है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं कहाँ तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आँख के उस भाग का नाम बताइए जिस भाग पर छवि बनती है। तो कार्निया से प्रवेश करता है, कार्निया वह भाग है, दिमाग तो कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है आँख के उस भाग का नाम बताइए जिस पर छवि बनती है, तो दिमाग पर तो छवि बनती नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। कार्निया से प्रकाश प्रवेश करता है। जो जन्मांध होते हैं दोस्तों उनका कार्निया ही डैमेज होता है, प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता तो वो देख नहीं पाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्निया जो होता है वहाँ प्रवेश करता है। लेंस हमारे शरीर में होता है जो छोटा बड़ा कर लेता है, ठीक है, जिससे हमारी संसंजन क्षमता होती है, देखने की क्षमता होती है। लेंस सही है तो हमारी देखने की क्षमता सही होगी। ये ऑप्टिकल तंत्रिकाएं हैं, यहीं पर छवि बनती है। आप इसका एक और नाम कह सकते हैं रेटिना, रेटिना पर छवि बनती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा, ऑप्टिकल तंत्रिकाएं या रेटिना, इन्हीं पर क्या होता है, छवि बनता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए एमीटर, एमीटर का उपयोग धारा मापने के लिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, यही सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। 35 प्रश्न मैंने लिए हैं, लेकिन 35 प्रश्नों में मैंने सोचा है कि हर एक टॉपिक लगभग क्या हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। एमीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रयोग, वोल्ट मीटर का प्रयोग भैया विभवांतर मापने के लिए होता है। किसके मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का। भूकंप सूचक यंत्र का प्रयोग जानते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। बाकी वायु दाब मापने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, वायु दाब मापने के लिए किसका, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। तो एमीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए, वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए, भूकंप सूचक यंत्र का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे, भूकंप सूचक यंत्र का प्रयोग आप करेंगे दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग आप करेंगे वायु दाब नापने के लिए। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। लेंस की शक्ति, यही मैंने कहा था अभी, लेंस की शक्ति के किसका, मैं देखिए जूल ऊर्जा का मात्रक है या कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है। कैलोरी भी ऊर्जा का ही एक मात्रक है। हर्ट्ज अभी बताया किसका मात्रक है, हर्ट्ज है आवृत्ति का मात्रक। तो डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, डायोप्टर डी। दोस्तों मैंने प्रश्न अच्छे रखे हैं जो परीक्षा में सीधे मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर मात्रक से दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो अभी बताया है आप लोगों को, कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव या विभवांतर का। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का नियम V बराबर I R। विभवांतर जो है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यही ओम का नियम था। ओम का नियम के नाते ही प्रतिरोध का मात्रक क्या रख दिया गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम रख दिया गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पित्ताशय से स्रावित रस क्या होता है, तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है जो कि क्षारीय होता है। इसका काम क्या है, भोजन को क्षारीय बनाना। पित्त रस क्यों आता है, पित्त रस देखिए जब पेट से जो भोजन निकलता है जिसे हम काइम कहते हैं, पेट से जो पचा हुआ आमाशय के बाद जो भोजन जाता है वो छोटी आंत में जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। तो छोटी आंत जो है, जो काइम होता है, काइम में HCl मिला होता है, HCl
HCl जिसने क्या किया, जीवाणु का नाश कर दिया, जिसमें बैक्टीरिया नाश किया। तो जो HCl के नाते जो काइम निकला, जो पेट से निकला भोजन है, अमाशय से निकला भोजन है, जो छोटी आंत में गया है, जहाँ पूर्ण पाचन होना है, वह अम्लीय होता है। तो छोटी आंत उसे नहीं पचाती है, तो इसीलिए उस भोजन को क्षारीय करने के लिए लीवर, यकृत जो है वो क्या करता है, पित्त रस का स्रावन करता है। और पित्त रस का pH कितना है, 8 मतलब क्षारीय है। यह भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है, जिसके कारण छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो पाता है। तो पित्ताशय से कौन सा रस, पित्त रस। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। राना टिग्रीना ये मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। और मैगीफेरा इंडिका ये दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम होता है। बाकी होमो प्रजाति कोई ऑप्शन नहीं है। तो होमो सेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है, और मैगीफेरा इंडिका ये किसका नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, उस खेती का नाम बताइए जिसमें मुर्गियों का पालन बनाना शामिल है। उस खेती का नाम बताइए सॉरी जिसमें मुर्गियों को पालतू बनाना शामिल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुर्गी पालन क्या कह रहा है, उस खेती का नाम बताइए जिसमें मुर्गी पालन शामिल है। तो मुर्गी पालन को हम कुक्कुट पालन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा, कुक्कुट पालन, या इसी को आप कहते हैं मुर्गी पालन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज दोस्तों विलियम रेंटजेन ने की थी। दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए खोज से, आविष्कार से भी दोस्तों प्रश्न मिलेगा। तो मैंने ये 35 प्रश्न इसलिए रखे हैं कि आपको जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वही आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज की थी विलियम रेंटजेन ने। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धर्मिता की खोज भैया मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर के उस भाग का नाम बताइए जिसमें अधिकांश पाचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा गला खराब है, खांसी आ रही, तो फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मानव शरीर के उस भाग का नाम बताइए जिसमें अधिकांश पाचन होता है। तो याद रखिएगा पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 2 प्रकार का प्रश्न बनता है, 3 प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न पूछे कि पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है तो वो मुख, उसका आंसर क्या है, मुख। अगर प्रश्न पूछे कि शरीर के उस भाग का नाम बताइए जहाँ से पाचन शुरू हो जाता है तो मुख। अगर पूछे शरीर के उस भाग का नाम बताइए, पाचन तंत्र के उस भाग का नाम बताइए जहाँ पाचन नहीं होता है, तो उसका आंसर होगा ग्रसनी या ग्रास नली। ग्रास नली में केवल क्रमांकुचन होता है, केवल भोजन सरक के आता है, जिगजैग ऐसे सरक के आता है, वहाँ पाचन नहीं होता है। और पूछे कि जहाँ पूर्ण पाचन होता है तो आंसर क्या होगा, छोटी आंत। अधिकांश पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में केवल जल और खनिज नौड़ों का क्या होता है, या दवा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस धातु का नाम बताइए। यह धातु भैया केरोसिन के तेल में रखी जाती है। इसका आंसर है सोडियम। सोडियम है जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है और इसे केरोसिन के तेल में रखते हैं। ये अगर वायु से, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी तो जल जाएगी। तो याद रखिएगा, ये जो आइसक्रीम की तरह या केक की तरह सोडियम को क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। उसके पहले वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके के और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक परीक्षा आएगी आपकी, उसके पहले कई सारे वीडियो आपको टेस्ट के रूप में करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों हम अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के सफलता में हम सहयोग करें। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक अगर देखा है, अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अंतिम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैंने अभी बताया था मैगीफेरा इंडिका, ये क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। राना टिग्रीना किसका है, मेढक का, बता चुका हूँ। होमो सेपियंस किसका है, मनुष्य क्या है, तो फेलिस कैटस
किसका वैज्ञानिक नाम है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सभी लोग खूब अच्छे से पढ़िए और परीक्षा में पास होकर अपने सपने को साकार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।